भी छक्का छुड़ाने का काम किए थे, और जब एक बार जिन्होंने प्रण ले लिया तो देव ऋषि भी बनने का काम किए थे। उस भूमि से हैं आप, और मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीरों की धरती, बाबू कुंवर सिंह जी की धरती, भोज परमार जी की धरती, विक्रमाजीत जी की धरती और ये अरग ग्राम सभा की पावन भूमि में क्षत्रिय जन जागृति कार्यक्रम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। इस कार्यक्रम के निवेदक इस ग्राम सभा के हैं श्री नंद सिंह जी। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे कॉल किया और यहां पर मुझे आने का एक माध्यम बना और सौभाग्य मिला। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सम्मानित लोकप्रिय भाई हमारे श्री रिंकू सिंह मुखिया जी, मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। और इस सम्मानित मंच पर भोजपुर स्टेट के महाराज जी और श्री क्षत्रिय महासभा के और सभी हमारे भाई, सभी सम्मानित मंच और इस प्रांगण में बैठे हुए जितने भी हमारे गार्जियन हैं, भाई हैं, मैं सभी को हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। मेरा प्रणाम आप सभी स्वीकार करें ताकि मैं अपनी बात को आगे रखूं। अभी हम लोग काफी 2.5-3 घंटे से कई सारे प्रवक्ताओं को आपने सुना, कई वक्ताओं को सुना। अपने अपने हिसाब से सभी ने अपनी बात रखी। इतिहास की बात हुई, राजनीति की भी बात हुई, मान सम्मान स्वाभिमान की भी बात हुई। लेकिन यह कार्यक्रम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तत्वाधान में रखा गया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से मुझे नहीं लगता कोई अपरिचित है। केवल बिहार ही नहीं, समस्त भारत में ये करणी सेना जन जन तक पहुंची है। उसके पीछे कारण यही है कि जो लोग, जैसे मुखिया जी ने कई बार कहा कि सबसे पहले आओ और बाद में जाओ, शायद ये जितने लोग बचे, इतने लोगों की वजह से क्षत्रिय तो बचा है और इतने लोगों की वजह से ही ये करणी सेना बची है। क्योंकि हम बहुत वीआईपी हैं। इतने वीआईपी लोग होते हैं, क्यों आते हैं? कुछ लोग तो वक्ता होते हैं, कुछ बोल जाते हैं, बोल के निकल जाते हैं, और कुछ आते हैं, फोटो फाटो खिंचवा लेते हैं, बैठ जाते हैं, निकल जाते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है ये क्षत्रिय समाज यहाँ इकट्ठा क्यों हुआ है, क्षत्रिय समाज के संगठन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या जरूरत है झंडे के नीचे आने की। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप क्षत्रिय एकता की बात करते हैं, क्षत्रित्व की बात करते हैं, एकता ऐसे नहीं आएगी। एकता जब तक उन बातों को आप ध्यान नहीं रखेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं। एक दिन जब भी आप संगठन में, किसी संगठन में, चाहे कि क्षत्रिय महासभा का संगठन हो या किसी राजपूत समाज का संगठन हो, लेकिन जिस दिन आप घर से निकले उस कार्यक्रम के लिए जाए तो पूरा समय लगाए। जब तक वो कार्यक्रम संपन्न हो जाए तब तक आप घर वापस न जाए, तब आपकी जाकर के एकता आएगी। इस बात को आज गांठ बांध लीजिएगा। अन्यथा मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि आप दोबारा कभी भी किसी राजपूत के कार्यक्रम में मत जाइएगा अपनी चेहरा दिखाने के लिए। ये चेहरा देखने के लिए हम लोग दिन रात भटक नहीं रहे। मैं जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बात हो रही थी राजपूत आने की, मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी जी का। करणी सेना का राजस्थान में जन्म हुआ, क्षत्रिय सभाएं तो बहुत बनी, पूरे भारत में बनी, अखिल क्षत्रिय महासभा, फलाना फाउंडेशन। उनका काम क्या था? विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन करना, बड़े बड़े तिलक लगाना, बड़ी बड़ी पगड़ियां बांध लेना, फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पे डाल देना, और वहीं पे जय जय राजपूताना, जय भवानी, जय श्री राम, काम खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन यहां पे बात इतिहास की, जितने भी वक्ता थे सभी ने इतिहास की बात की। हमारा इतिहास हमारी पूंजी है, हमारा धरोहर है,
इतिहास के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, जान लेनी पड़ेगी तो लेंगे भी और देनी पड़ेगी तो देंगे भी, इससे समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जब इस देश के अंदर संजय लीला भंसाली ने, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसे भाषण बहुत सुने होंगे आप, लेकिन यहाँ के इतिहास की जब शुरुआत हुई 6वीं शताब्दी से, कि हमारा 6वीं शताब्दी में इतिहास था, तो मैं केवल 2 लाइन में बता दूं कि हमारा इतिहास द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, सतयुग में था और कलयुग में भी। जब तक ये धरती रहेगी तब तक इतिहास रहेगा। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूं आप सभी से कि जब पद्मावत फिल्म आई थी, इस देश के अंदर बहुत सारे संगठन थे, बहुत हमारे राजनीति में बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े उद्योगपति, हमारे समाज के एक से विद्वान लोग भी थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। जब मां पद्मिनी के सम्मान में, उनके अस्तित्व को लेकर, उनके चरित्र को लेकर, उनका जब चरित्र हरण कर रहा था संजय लीला भंसाली अपने फिल्मों के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी के साथ, उस समय आवाज उठाने का काम किया था सुखदेव सिंह भोगाबेड़ी ने, और संजय लीला भंसाली को उन्होंने मिलकर के माध्यम से बात कहने की कोशिश की कि संजय लीला भंसाली, हमारे पूर्वजों के इतिहास में तुम फिल्में बनाओ, हमें गर्व होगा, हमें खुशी होगी, हमारे इतिहास को तुम दिखाओ, लेकिन अगर इतिहास के साथ, अगर मां पद्मिनी के चरित्र के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन संजय लीला भंसाली ये उसी जमाने का था, या वो आजादी के पहले वाला था। उसने सोचा कि ऐसे बहुत सारी धमकियां, ये तो धमकी शायद पहली बार आई है, ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं है, क्योंकि जब हम ठाकुरों को अमरीश पुरी बना देते हैं, गुलशन कौर, शक्ति कपूर बना देते हैं, और ठाकुरों की लड़कियों को हवेली से खींच करके ला करके एक चमार शादी कर लेता है, तब तो ये कुछ नहीं उखाड़ पाए, और आज मेरा क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि कर्णी सेना, ये केवल कर्णी सेना नाम नहीं है, वो क्षत्रित्व का एक इतिहास है, वो क्षत्रित्व का एक रक्त है, जो राजस्थान से निकला तो पूरे देश में तांडव मचा दिया। पूरे भारत के अंदर संजय लीला भंसाली को फिल्मों में करना पड़ा। क्या जरूरत पड़ी थी? ये तो बिहार से भी शुरू हो सकता था, उत्तर प्रदेश से भी शुरू हो सकता था, महाराष्ट्र से भी शुरू हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या हम राजपूत कहना भूल जाए, हम जय छत्री कहना भूल जाए, राजपूताना कहना छोड़ दें? आज अगर हम राजपूताना कहना शुरू किए हैं, तब जाकर के फिल्मों में कट हुआ है, तब जाकर के जितने भी फिल्में बन रही हैं, आप उठा करके देख लीजिए। एक बार अगर हमारे समाज के खिलाफ अगर कोई फिल्में बना रहे तो 50 बार सोच रहा है कि अगर ऐसा फिल्में बना दूंगा, क्षत्रियों के इतिहास के खिलाफ फिल्में बना दूंगा, ये जूते लेकर के आएंगे और गर्दन भी काट सकते हैं। अगर हम घर में चुप बैठे होते जैसे पहले बैठे थे, हमारे यहाँ तमाम बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जब अमरीश पुरी गुरु बन करके जब हमारा चित्रहरण हो रहा था, जब हमारे खिलाफ साजिश हो रही थी, तो हमारे बुजुर्ग चुप थे। ये साल से थे कि हम 50 बीघे वाले तो हैं, हमारे पास 500 बीघा है, हम 200 बीघे वाले ठाकुर साहब हैं, हमसे क्या मतलब? ये फिल्में बनाए क्या फर्क पड़ता हमको? उनको कोई फर्क नहीं था। अगर वो आवाज उठाए होते उस समय, अगर ये बात उस समय कहे होते, तो शायद फिल्मों के अंदर जितना आज नफरत की जो बयारा बात कर रहे हैं ना कि हमें जय राजपूताना कहने से दिक्कत हो जाएगी, अलग अलग पार्टियों ने नहीं कहा, लालू ने नहीं कहा, मुलायम ने कहा, फला नहीं। अगर आप उस समय विरोध कर दिए होते कि जो फिल्में बना रहे हो क्षत्रियों के खिलाफ, जो साजिश कर रहे हो, क्षत्रियों के चरित्र को किस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जिन क्षत्रियों ने गाय, मंदिर, बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपनी गर्दनें काट दी, कटवा दी, उनको तुम ऐसा दिखा रहे हो। लेकिन ऐसा हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने विरोध नहीं किया। आज कर्णी सेना के युवा, आज कर्णी सेना के क्षत्रिय और आज बुजुर्ग भी, सभी सम्मानित लोग भी, 80 साल 85 साल के लोग भी हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं और अपने इतिहास का संरक्षण कर रहे हैं। यह बात इतिहास की हो गई। एक बार और मैं कहना चाहता हूं, सभी से बताना चाहता हूं, क्योंकि इतिहास से शुरू हुई कहानी में 2-3 मुद्दों पे आऊंगा, क्योंकि इतिहास की बातें खोल करके युवाओं का मैं समझ नहीं लेना चाहता, क्योंकि इन बातों से करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम जय भवानी जय श्री राम नारा लगवा दें, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप जब तक हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। छत्री सम्राट महाराजा सुहेलदेव बैस सूर्यवंशी छत्री थे, आप सबको पता है। भारत के अंदर 565 रियासतें की हम बात करते हैं, 513 रियासत अपनी थी। आज वो राजघराना आज भी है, लेकिन सूर्यवंशी छत्री महाराजा सुहेलदेव बैस की जात को बदल रहा था ओम प्रकाश राजभर, जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री थे। उसी सरकार में एक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर,
उस नाम पे उसने सुहेलदेव समाज पार्टी भी बना लिया। क्या हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के जो नेता थे, उनको नहीं पता था? जो सुहेलदेव, जो बैस छत्री थे, उनको भी पता था ये सुहेलदेव छत्री हैं, लेकिन उनकी जात बदली जा रही है, उनको राजभर बना दिया जा रहा, उनको पासी बना दिया जा रहा, उनको थारू जनजाति का बना दिया जा रहा। तब उस समय वो नेता इसलिए चुप थे कि अगर मैं जय राजपूताना बोल दूंगा तो मेरे वोट कट जाएंगे, अगर मैं बोल दूंगा कि छत्री है तो मेरे वोट कट जाएंगे, इतिहास चोरी हो रहा तो होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये बात हम लोगों के सामने आई तो बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था, और जिसके एरिया में था वो बहुत बड़े अपने को डांस समझते हैं। लेकिन हम लोगों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमने कहा कि छत्री सम्राट सुहेलदेव बैस के इतिहास के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, सामने मुख्यमंत्री आ जाए चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, उनके साथ भी हम लोग दो हाथ करेंगे, एक बार अजमा लेंगे। और भारत के इतिहास में मैं बता रहा हूं आप सभी को कि भारत के इतिहास में पहली बार मैं आप मंच के आपके सामने कह रहा हूं, भारत के इतिहास में छत्री सम्राट सुहेलदेव बैस के अस्तित्व को अगर बचाने का काम शुरुआत किया हम लोगों ने किया, और इतिहास बचा भी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज के लोगों ने सुहेलदेव को दूसरे समाज को बताने के लिए वहां पे 200 करोड़ रुपए का बजट दिया, और वहां के यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को, प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया कि आइए, यहाँ पर सुहेलदेव बैस जी का विजय स्थली है, अगर यहाँ पे आप डेवलपमेंट का काम होगा और आप इनको राजभर घोषित कर देंगे तो पूर्वांचल में राजभरों की बाहुल्य है और वहां पे ढेर सारी सीटें आ जाएंगी, आप सरकार में आ जाएंगे। वही हुआ जो दिल्ली गए, और दिल्ली में जो बैठे 2 गुजराती हैं उनके पास गए, क्योंकि योगी से हम लोग मिल चुके थे, उन्होंने तो मना कर दिया था, और वहां पे गए, जाकर के दोनों गुजरातियों ने समझाया कि जाओ, चित्तौरा झील पे महाराज बैठे हुए हैं, यशवंत विक्रम सिंह प्रयागपुर स्टेट के महाराज हैं, मेरा सौभाग्य भी है कि मैं वहां भी जाता हूं तो महाराज मेरे साथ बैठते हैं, और आज बिहार की धरती में आए तो आप मेरे महाराज मेरे बगल में बैठे, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या है। चलिए, कोई ना कोई महाराज तक आई जाता है, किसी न किसी पुनर्जन्म का आशीर्वाद है। यशवंत विक्रम सिंह वहां के स्टेट है प्रयागपुर स्टेट की, जमीन उनकी, जैसे कि महाराज यहाँ पे बैठे हैं भोजपुर स्टेट के, ये जमीन उनकी, मालिक को सब कुछ इनका, मंदिर भी इन्हीं का, इनके पूर्वजों का बनाया हुआ। फिर भी देखिए सरकार की ताकत और उन समाज की ताकत, वहां पे जाकर के कब्जा करके यहाँ पे लिखा हुआ छत्री जाकर के मिटा दिया, कहा कि राजभर। ये लड़ाई कौन लड़ेगा? लेकिन हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, योगी जी आपको हम लोग बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, आप एक अलग टाइप के इंसान हैं, हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन अगर राजपूतों के इतिहास के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे योगी जी तो ये बलिदान होने नहीं देंगे, बल्कि बलिदान हो जाएंगे, इसलिए इसके साथ छेड़छाड़ मत करिएगा। ये बात वहां तक गई, लेकिन हमको घेरने की पूरी कोशिश की गई, और प्रधानमंत्री ने, वहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, योगी जी का कार्यक्रम था, हम लोग बहराइच पहुंचे। बहराइच पहुंचने के बाद एक साफ शब्दों में कह दिया कि अगर सुहेलदेव, छत्री सम्राट सुहेलदेव जी के आगे अगर भला जाति लगा दिए तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां से अगर मुझे मर के जाना होगा मैं मर के जाना पसंद करूंगा, लेकिन अगर सुहेलदेव के सामने अगर जाति लगा दिए तो समझ लिया हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप योगी जी को मानते हैं ना कि पूरे देश के नेता हैं, लेकिन आप यकीन मानिए आपकी एकता की ताकत है, ये आपकी एकता की ताकत थी कि मोदी और योगी जी वहां पे उनको झुकाया हमने, और वहां पे सुहेलदेव के आगे उनकी जात नहीं लिखने दिया। ये समझ की ताकत ये मेरी नहीं, ये आपकी ताकत है। आपकी ताकत वजह से मैं कड़ी सेना की ताकत है, सुखदेव सिंह होगा मेरी ताकत है, मेयर वो प्रत्यार हो। अब आला उदल आपके यहाँ कृष्ण भगवान वाला चल रहा है। आला उदल कौन थे? आप सभी को पता आला उदल कौन थे? छत्री थे, बनाफर राजपूत थे, लेकिन अब उनको बता रहे कि यही रहे। हम किसी समाज के कहां दुश्मन है? हम तो 36 कौम को हमेशा साथ लेके चले हैं, आज भी चल रहे हैं, कल भी चलेंगे। लेकिन आप हमारा इतिहास चोरी करोगे, हर कोई छत्री बनेगा, ये ऐसे नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि कर्म से छत्री होते हैं, मैं कहता हूं कि कर्म से छत्री नहीं होता, जो छत्राड़ी के कोख से पैदा होता वो छत्री होता, कर्म से कोई छत्री नहीं होता। तो मैंने वही कहा, वहां पर आला उदल की बात आई तो मैंने कहा कि उनके लिए कहावत है कि बड़े लड़ैया मोहब्बा वाले, सुना है ना आप लोगों ने, बड़े लड़ैया मोहब्बा वाले, इनकी मार सही न जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। इनके इतिहास में कैसे छेड़छाड़ करोगे आप? इतिहास की बातों को मैं खत्म करूंगा, मेन मुद्दे पे आता हूं मैं। एट्रोसिटी एक्ट
ये पूरे भारत के अंदर, समस्त भारत में जहां तक हमारा संगठन है और जहां तक हम लोग पहुंच पाते हैं, इस एट्रोसिटी एक्ट से ये पूरा क्षत्रिय समाज परेशान है। परेशान है कि नहीं क्षत्रिय समाज? टारगेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? इससे निजात कौन दिलाएगा? इससे निजात कैसे पा सकते हैं आप? इसके लिए आपको हमको एक होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। एट्रोसिटी एक्ट बिना जांच के कोई मुकदमा हो जाएगा, किसी के आरोप लगा देने से कोई 6 महीने जेल चला जाएगा। इस पे संशोधन होने की जरूरत है, संशोधन करने की जरूरत है। क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट को संशोधन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है। जब तक लोकसभा से ये बात वहां तक जाएगी नहीं, संशोधन नहीं हो सकता। क्योंकि ये 22 पॉइंट से लेकर 12 पॉइंट से लेकर के इन्होंने 22 पॉइंट बनाया, 22 से 44 बनाया, और इन्होंने 9वीं सूची में, 12 सूची होती, 9वीं सूची में डालने का महापाप किया है। एट्रोसिटी से हर कोई परेशान है। मैं नहीं कहता कि अगर कोई भी हमारे क्षत्रिय समाज में हरिजन एक्ट से परेशान है, आप एकता के साथ जाइए, सीओ हो, एसपी हो, कोई भी हो, आप एकता के साथ जाइए, अपनी बात रखने की कोशिश करिए। अपनी बात को अगर बात नहीं मानता है तो आपके पास ये लोकतंत्र है। आप जैसे की बात हो रही थी, हथियार चलाने की जरूरत नहीं है। आप लोकतंत्र है, आप एकता के साथ जाइए और जाकर के धरना प्रदर्शन करिए, अपनी बात रखने की कोशिश करिए कि जब तक इसकी जांच हो तब तक कोई जेल नहीं जाएगा। मैं आपको यहां से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं, हमारे यहाँ संगठन में जिसके ऊपर भी एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा लगा, हमारी टीम वहां पर जाकर यमराज की तरफ खड़ी होगी और कही कि अगर हमारा क्षत्रिय समाज का व्यक्ति अगर दोषी है उसको फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन अगर किसी के गलत आरोप लगा देने से मात्र अगर जेल भेजोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तुम अपना संविधान अपने पास रखो। ये एकता से ही होगा हमारे आपको, ऐसे नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस की बात, आपको 10% रिजर्वेशन मिला, यहाँ पे युवा बैठे हुए, 10% रिजर्वेशन में आपको क्या मिला? आपको बहुत कुछ नहीं मिला। इस 10% के रिजर्वेशन में भी ओबीसी को डाल दिया। अब जैसे बिहार है, बिहार में पुलिस की भर्ती आयु सीमा क्या है जनरल की? बताइए जरा कितनी है? कोई कितना? 23 साल, यूपी में 22 साल, यहाँ पे 23 साल, यूपी में 22 साल। नहीं, यहाँ पे देखिए, यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की जो आयु सीमा है वो 22 साल है, बिहार में 23 साल है। लेकिन ओबीसी समाज जो है वो 27 साल तक पुलिस की भर्ती देख सकता है और एससी समाज 29 साल तक देख सकता है। ये जनरल समाज वाले क्षत्रिय जो है, सवर्ण समाज जो है, इन्होंने कौन सा महापाप किया है कि 22 साल और 23 साल में बुढ़े हो जा रहे हैं? इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इनकी आवाज कौन उठाएगा? भाई साहब राठौर साहब ने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक, सदन तक, इन्होंने सही कहा, कैसे युवाओं को सड़क से लेकर के संसद तक, सदन तक पहुंचाएंगे, यही बात उठाएंगे। ये जो बैठे हुए पुराने परंपरा वाले राजपूत है वो कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। ऐसे युवाओं को भेजना पड़ेगा, यही जाके वहां पे ललकारेंगे। ये मीठे चुपड़ी बात करने वाले आपके कुछ नहीं कर सकते। तो करनी सेना ईडब्ल्यूएस की लड़ाई भी लड़ रही है, एट्रोसिटी एक्ट की लड़ाई लड़ रही है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की भी लड़ाई लड़ रही है। अभी आपने डॉक्टर साहब ने मधुबनी घटना की और छपरा घटना की बात की। मधुबनी और छपरा की घटना एक सुनियोजित घटना थी, एक जात के द्वारा की गई थी, एक जाति विशेष के द्वारा ये घटना की गई थी। कोई ये भीड़ द्वारा कोई ऐसी घटना नहीं की गई थी। क्या हुआ उसमें? जंगला खिड़की उखाड़ देने से न्याय मिल जाएगा? नीतीश कुमार की सरकार, मुख्यमंत्री जी हमारी बात यहाँ तक पहुंचे, हम लोग तो बहुत छोटे वक्ता है, हमारी बात तो नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अगर पहुंचती है, ये बताओ जंगला खिड़की उखाड़ने से न्याय मिल जाएगा? अरे कुछ सीखना तो उत्तर प्रदेश के बाबा से सीख लो। बाबा का बुलडोजर जाता है, पूरा जमीन दोस्त कर देता है। अगर तुम्हारे यहाँ बुलडोजर नहीं है तो बताओ, भेज दे। करनी सेना के पास बुलडोजर है, भेज दो। और अगर अपराधी तुम्हारे यहाँ आकर के मीडिया में बाइट देता है, कहता जी हम तो नारा नहीं हो, हम तो नहीं मर ले, कौन मारा? अगर बाबा का बुलडोजर होता तो वो भी जमीन दोज होता और वो भी ऊपर जाकर के 72 रूट पे जहां जाना होता उसको बाबा पहुंचा देते। ये करना चाहिए नीतीश कुमार को। ये जंगला खिड़की उखाड़ने से कुछ नहीं मिल रहा है। 12-14 ठाकुरों की हत्या होगी, आए दिन यहाँ क्षत्रियों की हत्या होती है, कौन करता हत्या? इस पे हमें आपको रिंकू सिंह मुखिया यहाँ पे नंद जी सिंह ने कार्यक्रम रखा है। आप लोग गिन चुन करके मुट्ठी भर लोगों 40-50 लोग तो हम लोग खाली बनारस चंद्रपुर से हैं, जोड़ लो कितने बचे हुआ, क्या लड़ाई लड़ोगे? मेरी तबीयत खराब थी, मैंने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा, मैं सहारा अस्पताल मेरा इलाज चला तो फिर भी मैं आया।
आज मेरे बेटे का बर्थडे, उसने मना किया था पापा आज मेरे बर्थडे में रहो, लेकिन हम किसी कार्यक्रम कहीं उसके बर्थडे में नहीं रह पाता। मैं किसके लिए आया हूँ? यहाँ मैं वोट मांगने आया हूँ, आपसे चंदा मांगने आया हूँ, फीस मांगने, आपका खाना मांगने, क्या मांगने आया हूँ? अपना समय पैसा किसके लिए बर्बाद कर रहा हूँ? यहाँ मैं चुनाव लड़ूंगा? ये आपको समझने की बात है यार। गांव में इतना बड़ा गांव, ठाकुरों का आसपास का गांव, अगर एक ठाकुर एक गांव से बाहर नहीं निकले तो याद रखना, अगर मान लो नंद जी सिंह, अगर ये नंद जी सिंह है, इनके ऊपर कोई आरोप लगाता है या इनके साथ अत्याचार होता है, तुम बैठ करके मजे ले रहे होगे कहीं पे, आने वाले टाइम पे तुम्हारे साथ भी अत्याचार होगा, फिर तुम्हारे साथ भी रात में खड़े होगी। खिड़कियों से झांकते रहना, एक एक करके मारे जाओगे, एक एक लोग मारे जाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि छत्रियों एक हो जाओ। हमें ताकत नहीं दिखानी है, हमें अपनी एकता दिखानी है। और जहां पर भी जाओ, छात्र धर्म और क्षत्रिय धर्म की बात करने में पीछे मत रहो। मैं तो यहां तक कहता हूं, जब लोग कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस वाले कहते हैं यहाँ पे कोई ये सब अपना परिवार कोई अपने पार्टी में नाम नहीं लेगा कि मैं फलाने पार्टी का झंडा उठाने वाला, क्योंकि मैं आपको सबको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हमने कांड किए हैं, जितने भी हमने आंदोलन किया है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। इसलिए कर पाया, इसलिए मैं लड़ता हूं, किसी नेता के तलवे नहीं चाटता, किसी नेता का झंडे नहीं उठाता, किसी की बात नहीं रखता, इसलिए मैं कर पाता हूं। मैं कहना भी चाहता हूं आपसे, मैं कहता हूं मैं हिंदू नहीं हूं, मैं छत्री था, छत्री हूं और छत्री रहूंगा, और जब तक जीऊंगा छत्री बन के रहूंगा, मरूंगा भी तो छत्री बन के मरूंगा। ये हिंदू धर्म कहां से आ गया? हिंदुत्व कहां से आ गया? मुझे हिंदू नहीं रहना है। आज मुलायम सिंह यादव बात हो रही थी, अलग अलग तरीके के किए, नाम मत लीजिए। मुलायम सिंह यादव ने मुसलमान साथ लेकर के उसने सरकार बना लिया। रामविलास पासवान ने नहीं किया? क्या लालू प्रसाद यादव नहीं कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ने, उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर रहे हैं? क्या मायावती ने? हर जनों को आगे करके कहते हैं ना, अपनी जात पर रखो। एक कहावत है, लोकेश सिंह गालवी जी ने कहा था, और मैंने पहले भी सुना था इसको, कि जो अपने जात का नहीं, अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं, अपने राष्ट्र का नहीं। आपकी जात सर्वोपरि है, आपके जात से बड़ा कोई नहीं है। हमारे यहाँ देवी देवता से लेकर के सभी ने जन्म लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपको स्पष्ट बता दूं कि करणी सेना के झंडे के नीचे आप जुड़िए। करणी सेना रिंकू मुखिया जी बिहार के अंदर बहुत अच्छा काम, इनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इनके साथ अगर आप जुड़ेंगे, इनके झंडे के नीचे रहेंगे, एक झंडे के साथ चलेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि रिंकू मुखिया जैसा ऊर्जावान व्यक्ति आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। एक कदम चलेंगे तो आपके साथ 100 कदम चलेंगे। ये बिहार की पावन भूमि है, बहुत देर से सभी लोग बोल रहे हैं, मैं ज्यादा समय आप सभी का नहीं लूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज एक राजनीतिक षड्यंत्र आनंद मोहन जी के जो साथ हुआ है, मैं यहाँ पे बिहार में आया हूं तो उनका नाम लिए बगैर नहीं जा सकता। मैं कहना चाहता हूं कि आनंद मोहन जी के साथ क्या हुआ? एक 60 साल का व्यक्ति हो गया, 20 साल की सजा हो गई। एक भीड़ द्वारा आयोजित आक्रोशित जो भी घटना घटी, उसमें 2 लोग आरोपी हुए, एक आरोपी दूसरे समाज का था, बरी हो गया। आनंद मोहन क्यों नहीं बरी हुई? क्यों नहीं बरी हुई? ये सरकार के 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का काम है, वो बरी हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी राजनीतिक षड्यंत्र होता रहा। जब राजपूतों ने सर उठाया है, राजपूत आगे बढ़ा है और बढ़ना भी चाहता है, तो किसी और समाज से उसको खतरा नहीं है, किसी और समाज की औकात नहीं है, किसी के माई के नाम में दम नहीं है कि आपकी पगड़ी को, आपके सर को गिरा दे। ये हमारे समाज में बैठे गद्दार करते हैं, इनसे हमें बचना है, अपने समाज से बचना है। राजा जयचंद को आए दिन लोग गाली देते हैं, कितने लोग जानते हैं कि राजा जयचंद गद्दार थे? गढ़वाल ठाकुर गद्दार होते हैं क्या? राठौर गद्दार होते हैं क्या? मतलब आपने किसी से सुन लिया कि राजा जयचंद गद्दार हो गए? राजा जयचंद के बारे में चाहे मुगलों ने, अंग्रेजों ने, या हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने कहीं पर भी नहीं लिखा है, कहीं पर भी, कि राजा जयचंद गद्दार थे। लेकिन हम और आप जब एक दूसरे को गाली देते हैं, गुस्साते हैं, कहते हैं राजा जयचंद गद्दार थे। आज से आप ये बात दिमाग में रखिएगा, राजा मान सिंह के लिए और राजा जयचंद के लिए एक समान वाली बात रखिएगा। जितने भी आपको जो हिस्टोरिकल जब प्लेस पे आप जाएंगे, और भगवान राम के मंदिर का जो प्रांगण है, जो वहां पे जो आपको वहां की जो आधारशिला दिख रही है, ये सब राजा जयचंद की बनवाए। राजा जयचंद बनवाते तो वहां पे कुछ नहीं होता। आप उनको गद्दार कहते हैं। बीरबल क्यों नहीं गद्दार हुआ? सोचिए जरा, देखिए इस देश की विडंबना को। बीरबल क्यों नहीं गद्दार हुआ? बीरबल किसका दरबारी था? किसका दरबारी था? जोर से बोलिएगा। अकबर का। ये 5 फुटी अकबर का 100 ग्राम मसाला जूते के नीचे रहने वाला
उसका दरबारी था। लेकिन उसकी स्टोरी हमको बताई कि बचपन में हमारे घर में भी सुनाई गई कि बीरबल के एक हिस्से, बीरबल के वो किस्से, बीरबल के वो किस्से, जो दिन भर दरबार लगाता था, दिन भर वो महान हो गया, मतलब बीरबल महान हो गया और राजा जयचंद गद्दार हो गया। इसी तरीके से नैरेटिव सेट की गई है आपके खिलाफ कि राजपूत 2% है, 1.5% है, 3% है, 4% है। मैंने बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आज तक वालों को, सभी चैनल वालों को बोला था कि तुमने कहां से ये कर लिया जाति जनगणना, ये राजपूत 2-3% कैसे है। मैंने उनको कहा, और जहां भी मंच पे जाता हूं मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि राजपूत इस देश के अंदर 14% है, और मैं उन सभी समाज के राजनेताओं से कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो, ये राजपूत 2-3-4% 14% है, और एक साथ एक झंडे के नीचे आ गए, उनके साथ अत्याचार करने की कोशिश मत करना। आप बताइए, दबा के बताइए किसी को। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी से कि आप सब करणी सेना, अखिल क्षत्रिय महासभा, जो भी अच्छा संगठन, अच्छा काम कर रहा है, उसके साथ जुड़िए। जब भी कोई कार्यक्रम हो वहां पे जब पहुंचिए तो पूरा समय लेकर के पहुंचिए, अन्यथा वही बात मैं कहना चाहूंगा कि वहां कभी मत जाइए। ऐसे अपमानित न मुझे होना है, न मैं आपको करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।